धरती सुनहरी अंबर नीला, हो धरती सुनहरी अंबर नीला, ऐसा देश रंगीला। अरे सर गाना गा रहे हो आप? अरे हाँ बच्चों, मेरा देश जो रंगीला है, मेरा देश जो आप देख रहे हो, ये एक कृषि प्रधान देश है। हमारी जो खेती है, एग्रीकल्चर है, सबसे बड़ी पहचान है। और इसलिए देश को एग्रीकल्चर कंट्री भी कहा जाता है, कृषि प्रधान देश कहा जाता है। जिसमें कृषि प्रधान मतलब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कृषि, दैट इज एग्रीकल्चर। और ये सब्जेक्ट हमारे बीबीए में लिया गया है, बहुत खुशी की बात है बच्चों। अगर आप सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के हिसाब से अंडर अगर आप फर्स्ट ईयर बीबीए में एंटर कर रहे हो सेमेस्टर 1 में, तो आपको एक सब्जेक्ट है बच्चों, एग्रीकल्चर एंड इंडियन इकोनॉमी। मतलब उसमें आपके सिलेबस में मल्टीपल स्पेशलाइजेशन दिए गए हैं फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में। ये देख सकते हो, मेजर मैंडेटरी में 5 स्पेशलाइजेशन है, फिनांस, मार्केटिंग, एचआर, एग्री बिजनेस और सर्विस मैनेजमेंट। जिसमें से अगर आप एग्रीकल्चर बिजनेस स्पेशलाइजेशन सिलेक्ट करते हो तो आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना है जिसका नाम है एग्रीकल्चर एंड इंडियन इकोनॉमी। तो बच्चों हम इसके बारे में अभी फिलहाल जानने वाले हैं। इंडिया की इकोनॉमी तो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड थी भाई, सवाल नहीं आता। मतलब आज भी कुछ बहुत बड़े हद तक मेजोरिटी शेयर्स आज भी खेती का ही है। जो खेती इंडिया की है बहुत ही प्रोडक्टिव है। यहाँ की जो चीज़ें हैं पूरे वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट की जाती है और उसी पैसे से अपना देश चलता है। सो देखते हैं अपने एग्रीकल्चर के बारे में क्या सिखाया गया है और अपनी इकोनॉमी पे क्या इसका इफेक्ट हो रहा है। लेट्स सी। सो एग्रीकल्चर एंड इंडियन इकोनॉमी, ये एक जर्नी बच्चों, एक आर्किटेक्चर क्रिटिकल रोल इन इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में किस तरीके से एग्रीकल्चर बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, ये हम देखने वाले हैं इसमें। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1, मतलब 2 चैप्टर में ये बटा हुआ है सिलेबस, 2 क्रेडिट स्कोर के लिए सब्जेक्ट है, 2 चैप्टर में डिवाइडेड है। तो फर्स्ट चैप्टर जो इसका नाम है एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। बच्चों इंडिया के एग्रीकल्चर मतलब इंडिया का इंपॉर्टेंस, एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस डिफाइन करना बहुत डिफिकल्ट है यार, क्या बताएं। इंडिया की इकोनॉमी का बैकबोन कोई है तो वो है इंडिया की एग्रीकल्चर। सो जैसे कि आप देख सकते हो 18% ऑफ जीडीपी कॉन्ट्रीब्यूशन, जो जीडीपी है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो जो इंडिया का जीडीपी उसमें 18% शेयर एग्रीकल्चर का है। साथ ही साथ जो एम्प्लॉय मतलब हम जो काम करने वाले जितने लोग हैं उसमें से 44% वर्कफोर्स है इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज। एग्रीकल्चर या उससे रिलेटेड एक्टिविटीज में 44% वर्कफोर्स इन्वॉल्व है। और रॉ मटेरियल के लिए सबसे बड़ा सोर्स तो एग्रीकल्चर ही है भाई। जो भी चीज बनानी है उसके लिए रॉ मटेरियल तो लगता ही है ना। अभी ये जो मैंने ब्लेजर पहना हुआ है तो इसके लिए लगता है कॉटन, कॉटन कपड़ा जो भी होगा तो कॉटन भाई ये खेती से आता है। अभी हम जो खाना खा रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं खा रहा हूँ ब्रेड, तो ब्रेड बना है या फिर रोटी खा रहा हूँ, रोटी बन रही है आटे से, आटे बनी है व्हीट से और व्हीट आया है खेती से। सो स्टूडेंट्स, हर एक चीज़ का बेस कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से ही जुड़ा हुआ है। सो ऑफकोर्स देयर इज ह्यूज इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। उसके बाद हम देखेंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड प्रोडक्टिविटी। जो अपने देश में हरित क्रांति दैट इज ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, उसके बारे में देखो कैसे कैसे दिया है। 1960s में इंट्रोडक्शन किया गया HVY सीड्स एंड मॉडर्न टेक्निक्स। तो ये सीड्स और कुछ मॉडर्न टेक्निक्स डेवलप किए गए, ये बात है 1960s की। उसके बाद 1970s में एक्सपांशन फेज, तब एक्सपांशन किया गया, व्हीट और राइस का जो आउटपुट है वो डबल किया गया, डायरेक्टली डबल, जितना पहले आ रहा था उससे डबल। 1990 से 2000 के बीच में डाइवर्सिफिकेशन किया गया और बहुत सारे मल्टीपल प्रोडक्शन स्टार्ट किए गए इंडिया में भी। सिर्फ एक मतलब सिर्फ व्हीट राइस इस पे डिपेंड नहीं रह सकते, मल्टीपल चीज़ों का प्रोडक्शन किया गया। और आज के डेट में अगर हम बात करें तो फोकस इज ऑन एवरग्रीन रिवॉल्यूशन सस्टेनेबल प्रैक्टिस। तो बच्चों एवरग्रीन रिवॉल्यूशन पे फोकस किया जा रहा है आज के डेट में। भाई अपना देश बहुत तेजी से बढ़ रहा है, एग्रीकल्चर भी उतनी तेजी से बढ़ रहा है। एग्रीकल्चर में भी आजकल टेक्नोलॉजी का लोग यूज करने लगे हैं। नेक्स्ट, फर्स्ट चैप्टर का जो कंटेंट है उसमें और क्या दिया है। यस, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री इंडिपेंडेंस। सो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री इनका इंटरडिपेंडेंस, सॉरी नॉट इंडिपेंडेंस, इंटरडिपेंडेंस। सो एग्रीकल्चर देखो, एग्रीकल्चर क्या प्रोवाइड कर रहा है, रॉ मटेरियल दे रहा है, राइट, फूड प्रोवाइड कर रहा है, वर्क फोर्स। अभी अगर मान लो मेरे फैक्ट्री में 100 लोग काम कर रहे हैं, उनको खाना तो चाहिए, उसके लिए भी वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। और मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स, इंडस्ट्रियल गुड्स अगर बना भी लिए, मतलब अपने फैक्ट्री में गुड्स बना भी लिए, खरीदेगा कौन भाई, खरीदने वाले यही लोग हैं, एग्रीकल्चर इनकम से ही कमाने वाले हैं, ठीक है। सो इंडस्ट्री क्या प्रोवाइड करती है, फार्म इक्विपमेंट। अभी देखो बच्चों ये एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। तो हमने तो देख लिया कि अगर अनाज ही नहीं मिलेगा तो फैक्ट्री कैसे चलेगी, बराबर है। लेकिन फैक्ट्री से फार्म के इक्विपमेंट, फर्टिलाइजर और प्रोसेसिंग फैसिलिटीज, ये सब कुछ मिलेगी, उसी के हेल्प से हम खेती कर सकेंगे। सो दिस आर इंटरडिपेंडेंट। कौन किस पे डिपेंड है ऐसा नहीं भाई, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है, दिस आर इंटरडिपेंडेंट, ठीक है। और तीसरी जो चीज है दैट इज बैलेंस ग्रोथ।
सो इसलिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना, रूरल डेवलपमेंट होना, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाना, इसके लिए बैलेंस ग्रोथ जरूरी है। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हैंड इन हैंड दोनों साथ में चलते हैं। भाई एग्रीकल्चर बहुत ग्रो हो गया और खेती इंडस्ट्री में कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा नहीं है, बोथ गो हैंड इन हैंड। ओके, सो इसमें बैलेंस ग्रोथ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपना पूरा इकोनॉमी दोनों पे निर्भर है। ठीक है, सो एग्रीकल्चर फाइनेंस इकोसिस्टम, एग्रीकल्चर में फाइनेंस चाहिए। तो आपने जो सुना होगा, फार्मर्स फांसी ले लेते हैं, राइट, सुना होगा आपने। सो फांसी लेने का रीजन क्या होता है? फाइनेंस ही होता है। ठीक है, सो एग्रीकल्चर फाइनेंस के लिए क्या इकोसिस्टम डेवलप किया गया है? सबसे पहले तो नाबार्ड। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर बैंक ऑफ रूरल बैंक एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये 29 लाख करोड़ रुपीस का लोन दे चुके हैं 2023-24 तक। 29 लाख करोड़, लाख पे 5 जीरो, करोड़ पे 7 जीरो, 5 + 7 12 जीरो, बहुत बड़ा अमाउंट बच्चों, ये नाबार्ड इशू कर चुके हैं, नाबार्ड। ठीक है, सो ये नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इसलिए बैंक बना हुआ है कि भाई हमें एग्रीकल्चर को सपोर्ट करना है। डन। उसके बाद कमर्शियल बैंक्स, अगर कमर्शियल बैंक्स में जाओगे तो वहाँ पे भी लोन मिल जाएगा एग्रीकल्चर, अगर खेती पे लोन मिल जाता है। ठीक है, 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह जो भी है, लेकिन लोन मिल जाता है कमर्शियल बैंक्स पे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तीसरा जो है, दैट इज कोऑपरेटिव्स एंड एसएचजीज, कोऑपरेटिव बैंक या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज वगैरह जो भी है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एसएचजीज बोले तो सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है? तो भाई जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये जो कुछ लेडीज साथ में बैठी हुई है, अब मान लो इनके पास थोड़ा थोड़ा पॉकेट मनी आ रहा है, अब इन्होंने सोचा सब पॉकेट मनी एक साथ इकट्ठा करेंगे और एक दूसरे की हेल्प करेंगे। 63 मिलियन वुमन इन 5.8 मिलियन एसएचजीज, आज के डेट में 63 मिलियन वुमेन्स जुड़ चुकी है किसी न किसी कोऑपरेटिव या सेल्फ हेल्प ग्रुप में। और वो थोड़ा 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 फंड इकट्ठा करते करते बड़ा अमाउंट हो गया और एक दूसरे को हेल्प करने का काम करते हैं। ये भी एक एग्रीकल्चर फाइनेंस का इकोसिस्टम का टाइप है। ठीक है, सो बच्चों ये हो गई चैप्टर नंबर 1 की बात। अब चैप्टर नंबर 2 की अगर बात करें तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे मार्केटिंग चैनल्स। भाई आपका प्रोडक्ट जो है खेती में बना वो बेचना भी तो पड़ेगा ना, तो उसके लिए मार्केटिंग चैनल है। तो एग्रीकल्चर मार्केट्स एंड प्राइसिंग, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्राइसिंग पॉलिसी भी है कि भाई फार्मर को फेयर रिटर्न्स मिलने चाहिए, कुछ कंज्यूमर को भी फूड सिक्योरिटी होनी चाहिए। प्राइस स्टेबलाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि प्राइस का बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है, इसलिए एमएसपी नाम का कंसेप्ट है। एमएसपी बोले तो मिनिमम सेलिंग प्राइस। 23 क्रॉप्स के लिए एमएसपी सेट किया गया है कि भाई आपको मिनिमम इतना पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, मतलब कम से कम फार्मर जितना खर्चा कर रहा है उतना तो वसूल होना चाहिए ना भाई। ऐसा ना हो कि वो प्रोडक्शन कॉस्ट से ज़्यादा तो खर्च, मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा और इनकम मिला कम, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, रीजनल वेरिएशंस और चेंजिंग पैटर्न की अगर बात करें तो इंडिया में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की डेंसिटी आप देख सकते हो, हमें ऊपर चार्ट दिया गया है। सो प्रोडक्टिविटी जो गैप है, पंजाब और ईस्टर्न स्टेट्स में प्रोडक्टिविटी गैप 3 गुना बढ़ चुका है। अभी एग्रीकल्चर धीरे धीरे हॉर्टिकल्चर में ज़्यादा शिफ्ट हो रहा है, इंक्रीजिंग अंडर द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। और स्मॉल फार्मर जो है, ऐसे 86% स्मॉल फार्मर्स इंडिया में जिनके पास 2 हेक्टर से भी कम लैंड है, और जिनके पास बहुत छोटी खेती होती है ना बच्चों, वो ज़्यादा आउटपुट नहीं निकाल पाते। अभी खेती ऑलरेडी छोटी है, उनके पास रिसोर्सेस, मतलब उनके पास मशीनरी, ट्रैक्टर, इक्विपमेंट ये लेना उनको पॉसिबल भी नहीं होता क्योंकि खेती बहुत छोटी है। तो ये सब चीज़ों का भी उस पर इफेक्ट होता है। ठीक है, सो इन शॉर्ट ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स भी है एग्रीकल्चर में। सो लास्ट पॉइंट यही है हमने सिलेबस का, दैट इज चैलेंजेस। विच आर द डिफरेंट चैलेंजेस एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। सो चैलेंजेस में क्या दिया है? क्लाइमेट चेंज, वाटर स्केर्सिटी। वाटर मतलब क्लाइमेट चेंज हो जाता है, वाटर का तो प्रॉब्लम है ही भाई, बहुत जगह पे सूखा पड़ जाता है, पानी ही नहीं होता। ओके, फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग, छोटी छोटी लैंड है सबके पास। अपॉर्चुनिटी क्या है इसमें? डिजिटल एग्रीकल्चर। बच्चों आज के डेट में ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, डिजिटल एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी का यूज करके। ग्लोबल ट्रेड, ओके, मतलब एक्सपोर्ट वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहा है आज के डेट में। सो दीज आर द अपॉर्चुनिटीज। सो वे फॉरवर्ड, सस्टेनेबल प्रैक्टिस, वैल्यू एडिशन एंड फार्मर कलेक्टिव्स। तो आज भी एग्रीकल्चर में ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तो है, लेकिन प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए भी डेफिनेटली गवर्नमेंट इसके लिए स्टेप्स ले रहा है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये था अपना एग्रीकल्चर। तो बच्चों जल्दी मिलेंगे खेती में, अरे सॉरी खेती में नहीं रहे हम, तो मिलेंगे ऐप के अंदर। तो इसलिए आपको ऐप डाउनलोड करना बच्चों KKCA, प्ले स्टोर, ऐप स्टोर, आप जो भी यूज़ करते हो KKCA एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए फटाफट, जहाँ पे आपको कोर्सेज मिल जाएंगे मल्टीपल सब्जेक्ट के रिलेटेड टू योर BBA। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हो, क्वेरी पूछना चाहते हो, तो हमारा नंबर नोट डाउन कर लो, 8483822271, और दूसरा नंबर है 9423931329। दोनों नंबर सेव कर लो एज अ KKCA हेल्पलाइन। कॉल करो, व्हाट्सअप करो, वी आर देयर टू हेल्प यू। सो स्टूडेंट्स, आपकी जूनियर कॉलेज 11th-12th की कोई रिक्वायरमेंट हो, ग्रेजुएशन का BCom BBA की कोई रिक्वायरमेंट हो, सीनियर कॉलेज में दैट इज MCom MBA की कोई पोस्ट ग्रेजुएशन में रिक्वायरमेंट हो, या कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की रिक्वायरमेंट हो, तो बच्चों KKCA इज वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल दिस कोर्सेज। बस आपको जस्ट फोन उठाना है, कॉल करना है, आपकी क्वेरी पूछना है, और जल्दी से जल्दी रिस्पेक्टिव कोर्सेज को ज्वाइन करना है। सो जल्दी मिलते हैं अगले
सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड हैप्पी लर्निंग विद के सर। टेक केयर, बाय बाय।